हे गाइस, नमस्कार। मैं चंद्रेश आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंद्रेश में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब बातें आज हम किया जाएगा इस लेक्चर में। तो आइए देखते हैं रोल्स थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। रोल्स थ्योरम यानी इसे रोले की प्रमेय भी हिंदी में कहते हैं। तो स्टेटमेंट इसका क्या है, स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट यानी कथन। यहां पे तीन बातें आपको ध्यान देनी है। सपोज करते हैं लेट अ रियल वैल्यूड फंक्शन f such that whose domain is closed interval ab and range is real number। हमने मान लिया कोई रियल वैल्यूड फंक्शन यानी कि वास्तविक मान फलन है जिसका प्रांत हमारा क्लोज इंटरवल ए बी यानी बंद अंतराल ए बी है और परिसर जो है रियल नंबर है। तो पहला स्टेटमेंट इसका ये कहता है रोल्स थ्योरम का कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। पहली बात यह है कि फंक्शन का कंटिन्यूअस यानी कि सतत होना चाहिए, जैसा कि 5.1 में हमने पढ़ा है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फंक्शन सतत होना चाहिए यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो भी ओपन इंटरवल ए बी में यानी कि खुले अंतराल ए बी में। डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय होना चाहिए, जो कि हमने 5.2 से 5.7 तक हमने पढ़ा है डिफरेंशिएबिलिटी, और 5.1 में हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था, सततता। तो ये फंक्शन सतत होना चाहिए यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए। 5.1 एक्सरसाइज हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में। 5.2 से 5.7 तक हमने पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी यानी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, क्योंकि एंड पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अभी इस बात को हम समझेंगे। और तीसरी बात ये कहता है कि ये और ए और जो भी वैल्यू हमें डोमेन देगा, फंक्शन की वैल्यू जो है ए पर और फंक्शन की वैल्यू बी पर, दोनों पर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है, अगर ये तीन कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो रोल्स थ्योरम जो है वेरीफाई होती है। तो यहां लिखेंगे इफ ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इफ ऑल अबव लिख देते हैं पूरा, इफ ऑल above three conditions are satisfied, then Rolle's theorem are verified। यानी कि अगर ऊपर दी गई हुई तीन कंडीशन ये हमारी, पहली कंडीशन फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन फंक्शन डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय होना चाहिए, तीसरी कंडीशन पॉइंट ए पर जो फंक्शन की वैल्यू आए वही पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू आए। अगर ये ऊपर की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। देन तब there is a value of c exist such that f dash c बराबर 0। अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, पहली बात। दूसरी बात डिफरेंशिएबल है। तीसरी बात
फंक्शन के पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, दोनों पर पॉइंट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो फंक्शन हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा इस बात पर। और देन देयर इज अ वैल्यू ऑफ सी, तब एक सी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी होगी जो कि एफ डैश सी बराबर 0 पे एग्जिस्ट करती है। यानी कि हमें सी की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या होगी कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसको हम 0 पे बराबर पुट करेंगे, वहां से जो सी की वैल्यू आएगी, और सी जो होगा वैल्यू सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि सी जो होगा हमारा ए और बी के बीच में आएगा। यानी कि जो हमें डोमेन हमारा ए और बी दिया गया फंक्शन में, उस डोमेन के बीच में ही सी की वैल्यू आनी चाहिए। ये हमारा रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो आप स्टेटमेंट को एक बार फिर से देखेंगे हम। स्टेटमेंट हमारा ये कहता है कि लेट ए रियल वैल्यूड फंक्शन, हमने मान लिया कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है जिसका प्रांत यानी कि डोमेन हमारा ए बी है, क्लोज इंटरवल, और रेंज यानी परिसर क्या है, रियल नंबर है। तो कहता है कि पहला स्टेटमेंट है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि फंक्शन जो होना चाहिए बंद अंतराल ए बी में कंटिन्यूअस यानी सतत होना चाहिए। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन में पॉइंट की वैल्यू, ये कंटिन्यूटी हमने 5.1 में पढ़ा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय हमने कहा पढ़ा है, तो 5.2 से 5.7 तक हमने अवकलनीयता पढ़ी है। अगला बात, तीसरी बात ये कहता है कि फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर वही होनी चाहिए जो फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पर है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट बी पर इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन ऊपर की सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। अगर रोल्स थ्योरम हमारा वेरीफाई हो जाएगा तो एक वैल्यू सी की एग्जिस्ट करेगी इसमें, और उस वैल्यू को निकालने का फार्मूला क्या है, एफ डैश सी बराबर 0। अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एफ डैश सी बराबर 0 रखेंगे तो वहां से हमारा सी की वैल्यू आएगी, और जो सी की वैल्यू हमें मिलेगी वह वैल्यू बिलोंग करेगी कहां से कहां तक, ए बी, यानी जो हमें यहाँ डोमेन फंक्शन का दिया गया है उसके बीच में ही लाई करेगी। तो ये हमारा रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो आइए देखते हैं इस ग्राफ पर कुछ समझते हैं इस बात को कि रोल्स थ्योरम का ग्राफिकल मीनिंग क्या है। देखते हैं रोल्स थ्योरम के कुछ ग्राफिकल मीनिंग की बात करते हैं। एक तो इसका स्टेटमेंट पूरा है कि अगर कोई फंक्शन रोल्स थ्योरम अगर उस पर वेरीफाई होगी तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मान लेते हैं एक फंक्शन ले लिया हमने, लेट्स सपोज हमारा ये कोई फंक्शन है, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू यहां पे आएगी, अगर इसको हमने पॉइंट ए माना है यहां पे और इसको हमने पॉइंट बी माना है, तो ये फंक्शन की जो वैल्यू यहां पे आएगी एफ ऑफ ए, और ये फंक्शन की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो क्या होगी, इक्वल होगी एफ ऑफ बी के, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू ए पर आएगी वो वही फंक्शन की वैल्यू बी पे आएगी। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये कंडीशन है। और ये पहली बात फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है। देखो ये स्टार से फंक्शन क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, लगातार फंक्शन है ये, और ये डिफरेंशिएबल भी हमारा हो जाएगा। और तीसरी बात क्या थी कि एफ डैश सी बराबर 0, यानी कि इस फंक्शन का एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, ध्यान देंगे इस बात को, कि इस फंक्शन पर एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, यानी इसका स्लोप 0 होगा। तो अगर हम ध्यान से इस बात को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, इन पॉइंट पे यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जहां पे अगर हम एफ डैश सी निकालें तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट निकलेगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर 11 में पढ़ा है, क्लास 11th में, कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 होती है। तो यानी कि अगर एक पॉइंट यहां कम से कम ऐसा होगा जहां पे जो पॉइंट एक्स एक्सिस के हमारे इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा,
अगर यह पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो मानी सी बात है कि यहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, यानी इसकी जो स्लोप होगी वो 0 के बराबर होगी। तो यहां से उस सी की वैल्यू हम निकाल पाएंगे जिस सी का रोल्स थ्योरम में बात की गई है। तो ये हमारा फंक्शन इस तरह भी हो सकता है, या फिर फंक्शन ऐसे भी हो सकता है कि फंक्शन कुछ इस तरह है, ये फंक्शन की ए पर वैल्यू, ये फंक्शन की यहाँ पे बी पे वैल्यू, ये फंक्शन की जो है ए पॉइंट पे जो वैल्यू है वही यहाँ पे फंक्शन पे बी पॉइंट पर वैल्यू है। ये बात फंक्शन ऐसा भी हमारा हो सकता है। ये कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग फंक्शन की है, और यहाँ पर भी एक कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसकी स्लोप यानी जिसका टेंजेंट एफ डैश सी क्या हो, 0 के बराबर होगा। यहाँ पर भी इसका स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर कोई कर्व का स्लोप कोई कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इस कर्व की स्लोप 0 होगी, तो वहां से हम इस सी पॉइंट को निकाल पाएंगे। तो ये रहा हमारा रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट और उसके कुछ ग्राफिकल मीनिंग। यानी रोल्स थ्योरम के लिए 3 कंडीशन बताई गई आपको। पहली कंडीशन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल। फिर क्लोज इंटरवल, फंक्शन का क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना जरूरी है। दूसरी बात, फंक्शन का ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल क्यों कहते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। अगर हम बात करें एंड पॉइंट पर ए और बी पर, तो ए और बी पर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम टेंजेंट को ड्रा ही नहीं कर सकते। जिस पॉइंट पर टेंजेंट हम ड्रा नहीं कर सकते वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इस बात को आप समझ चुके हैं 5 पॉइंट पीछे 2 में। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पे फंक्शन को टेंजेंट हम नहीं ड्रा सकते। जहां पर फंक्शन में हम टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, स्पर्श रेखा, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, वहां पे क्या होगा, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया कि फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में होगा। और तीसरी बात थी कि फंक्शन के पॉइंट ए पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, वही वैल्यू फंक्शन पॉइंट बी पर देगा। ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। आइए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं रोल्स थ्योरम के ऊपर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 42 एनसीईआरटी का है आपका। क्या वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू प्लस 2। तो हमें ये फंक्शन दिया गया है, इस पे रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो स्टेप पहला क्या था, अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना हो आपको तो पहला कंडीशन कंटिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएबल, तीसरा फंक्शन की पॉइंट पर ए पर वैल्यू बी पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो आओ देखते हैं, स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या कहा गया था, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन आपको कैसा है, अगर ध्यान से आप देखें तो फंक्शन यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि therefore y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन so it is continuous in close interval -2 से 2, क्योंकि a और b का वैल्यू क्या दिया गया यहाँ पे -2 से 2। तो क्लोज इंटरवल a b यानी कि -2 से 2 में ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चैप्टर 5.1 में हमने पढ़ा हुआ है। एंड HD यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे चेक करेंगे, उस तरह से भी निकाल सकते हैं। हालांकि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका वेरीफाई हो गया कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ऑलवेज क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो दूसरी बात करते हैं स्टेप 2 की। यहाँ पे स्टेप 2 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएबल भी होता है। लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, नोमियल
फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 से 2। ए बी यानी कि -2 से 2, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है हमें। तो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये दोनों स्टेप सेटिस्फाई हो गए। अब स्टेप 3 की बात करते हैं, यानी कि स्टेप थर्ड की। तो स्टेप थर्ड में आएंगे तो f ऑफ ए का मतलब क्या है, -2। तो f ऑफ -2 की वैल्यू निकालेंगे फंक्शन में। तो fx क्या दिया है, ये fx यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर और प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा। अगर f ऑफ प्लस 2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू -2 पर और प्लस 2 पर दोनों इक्वल है। तो लिख देंगे हेंस रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड। अगर ये तीनों स्टेप हमारे सेटिस्फाई होते हैं तो रोल्स थ्योरम क्या होगी, वेरीफाइड हो जाएगी। तो यहां पे रोल्स थ्योरम क्या है, वेरीफाई हो गई। एंड a value of C exists such that f dash C बराबर 0। तो यहां पे फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है, y को हम fx भी मान सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो f x का फंक्शन f डैश x क्या होगा, डिफरेंशिएट इसका f डैश x बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होगा और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन हमने 5.2 से 5.7 तक पढ़ा है। अगर आपने डिफरेंशिएट अभी नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़िए, तभी बात में समझ में आएगा आपको। तो ये fx का डिफरेंशिएट क्या हो गया, f डैश x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x हो गया प्लस 2 का डिफरेंशिएट आपका 0 हो गया। अब f डैश हमें तो c निकालना है, तो जहां जहां यहाँ पे x है वहां वहां क्या रख देंगे, c रख देंगे। तो f डैश c निकालेंगे तो आएगा ये, तो यहां पे देखेंगे दिख रहा है, ठीक है। तो f डैश c बराबर 2c हो जाएगा, क्योंकि ये 2x था तो हमने यहाँ x पुट किया तो यहाँ भी x पुट किया, तो f डैश c बराबर 2c हो गया। अब चूंकि हम f डैश c को 0 के बराबर पुट करेंगे वहां c निकलेगा, तो f डैश c इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां से आएगा 2c इक्वल टू 0। अगर यहाँ 0 बराबर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2c इक्वल टू 0, यानी कि यहां से सॉल्व करने पे हमारा आएगा c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर c की वैल्यू 0 आ गई तो हम चेक करेंगे क्या जो c की वैल्यू आई है वो -2 और 2 के बीच में है, तो बिल्कुल बीच में आई है, यानी कि उसके बीच में ही, तो -2 और 2 के बीच में रख जाता है 0। तो यानी कि c हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। तो यहाँ पे c की जो वैल्यू आएगी तो लिख देंगे यहाँ पे एंड c बिलोंग टू क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल -2 से 2। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपकी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। तो इस तरह से हम रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे, पहली बात फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, दूसरी बात फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरी बात फंक्शन की पॉइंट ए पर जो वैल्यू है वही फंक्शन की पॉइंट बी पर वैल्यू है, और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया तो एक c की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी और उस वैल्यू को निकालने का फार्मूला f डैश c बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे हमने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और वहां पे जहां x था वहां c पुट किया, क्योंकि x की हमें नहीं वैल्यू c की चाहिए, तो f डैश c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2c बराबर 0 रखा हमने, तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया 0। और हमने ये देखा कि c की जो वैल्यू है -2 और 2 के बीच में लाई करती है, अतः ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल 100% सही है।
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रोल्स थ्योरम को। तो आइए देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम मीन वैल्यू थ्योरम की, उसको भी समझ लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम में देखिए कोई बड़ा स्टेप नहीं है, इसी आपको हम बता देते हैं। पहले इसको यूज करेंगे। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपको एमवीटी के लिए पहले दो स्टेप तो आपके बिल्कुल सेम रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ तीसरा स्टेप ही आपका थोड़ा चेंज होगा। तो आइए उसकी बात भी यही कर लेते हैं। तो बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम की। थोड़ा सा बोर्ड साफ करते हैं, ये गीला है ये। तो बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। अदर बुक में इसको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी लिखता है, हालांकि दोनों सेम है। मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि मध्यमान प्रमेय हिंदी में। इसकी बात करते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है वो पिछले से छोटा थोड़ा सा। पहला स्टेटमेंट ये करता है फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। फंक्शन का क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। यहां पे तीसरा स्टेप नहीं है आपका। तो इफ above two conditions are satisfied, then MVT यानी मीन वैल्यू थ्योरम आर वेरीफाइड। अगर आपका ऊपर की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी में, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो एमवीटी आपका वेरीफाइड यानी कि आपका मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगा। एंड ए वैल्यू ऑफ सी बिलोंग टू ए बी एग्जिस्ट, और यहां भी एक सी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जैसा कि रोल्स थ्योरम में था, और वो सी की जो वैल्यू होगी वो ए और बी के बीच में लाई करेगी, यानी ओपन इंटरवल ए बी के बीच में लाई करेगी, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और इसका फार्मूला क्या निकालने को होगा, यानी यहाँ पे जो सी की वैल्यू निकालने का फार्मूला है वो वहां थोड़ा अलग है, ध्यान देंगे। एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पे सी की वैल्यू निकालने का फार्मूला आपका ये होगा। इस फार्मूले की थोड़ा बात कर लेते हैं ग्राफिकल मीनिंग की, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे आप। मान लीजिए आपका कोई कर्व है ये, अब आपका कोई कर्व ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। तो आपका जो स्लोप होगा यानी कि इसका स्लोप एफ डैश सी, ये सी पॉइंट है, तो इसका स्लोप क्या होगा एफ डैश सी। ये एफ डैश सी आपका क्या होगा स्लोप होगा इसका, इस पॉइंट का। और इसका जो सीकेंट होगा, सीकेंट की बात करें तो अगर इसको मिला दें सीकेंट, ये आपका सीकेंट होगा, स्लोप ऑफ सीकेंट ये हो जाएगा।
तो अगर बात करें स्लोप ऑफ सीकेंट की, अगर ये पॉइंट बी है तो इसके रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू एफ बी होगी, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी कामा एफ बी। और अगर ये पॉइंट ए है तो इसके रिस्पेक्ट में इसके y की वैल्यू एफ ए होगी, यानी एफ ऑफ ए होगी, यानी यहाँ पे एफ ऑफ ए होगा। अगर इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को बी मान लें कैपिटल में, तो स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी क्या होगा? स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका स्लोप का फार्मूला क्या पढ़ा आपने? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि b माइनस a। ये स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी हो गया। अगर हम बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट की, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? एफ डैश सी। और अगर ध्यान से आप इस बात को देखें तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ सीकेंट होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के पैरेलल होगा। अगर दो लाइन आपकी पैरेलल होती हैं तो दोनों बराबर होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये स्लोप ऑफ सीकेंट और स्लोप ऑफ ये सीकेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों यहाँ पे पैरेलल होंगी। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप भी इक्वल होते हैं। तो इस तरह से एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए फार्मूला हमारा आया। तो इस तरह से हम यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का सी की वैल्यू निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 43 की। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द function fx equal to x square in the interval close interval 2 to 4। देखते हैं क्वेश्चन। ये एमवीटी का मीन वैल्यू थ्योरम का है। तो कह रहा है प्रूव करना है कि फंक्शन वेरीफाई करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम इसमें वेरीफाई होती है। फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल 2 से 4 दिया है। तो पहला स्टेप क्या है? कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2 to 4, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या है? 2 4 है ना। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है। तो हमने लिखा पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि बहुपद हमेशा बहुपदीय फलन सतत होता है क्लोज इंटरवल ए बी में। और स्टेप 1 हो गया ये। स्टेप 2 क्या था? इसमें डिफरेंशिएबिलिटी थी। लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ए और बी की वैल्यू 2 4 है। तो ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन ठीक है। तो लिखेंगे all above statement are satisfied
वैल्यू थ्योरम आर वेरीफाइड। आपकी मेन वैल्यू थ्योरम क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। एंड ए वैल्यू ऑफ सी एग्जिस्ट एंड ए वैल्यू ऑफ सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2 से 4, ए बी की वैल्यू है ये, एग्जिस्ट सच दैट एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब यहाँ पे पहले तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन एफ एक्स हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? 2x हो जाएगा। x के स्थान पे c पुट करेंगे तो एफ डैश सी क्या आएगा? 2c हो जाएगा। ये एफ डैश सी की वैल्यू हमने निकाल लिया है यहाँ पे। अब हमें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ये वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे एफ ऑफ बी की वैल्यू यानी कि 4, f4 की वैल्यू क्या निकालेंगे? तो 4 यहाँ फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आएगा। एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी वैल्यू निकल आई। अब इस वैल्यू को सबको वहां पुट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू क्या है? 2c, तो हो जाएगा 2c बराबर एफ ऑफ बी की वैल्यू 16 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू 4 अपॉन बी की वैल्यू 4 माइनस 2। तो ये आ जाएगा 2c बराबर 14, 16 माइनस 4 क्या होगा? 12 अपॉन 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 1 2 2 6 12। तो यहाँ से 2c बराबर कितना आया? 6 आया। तो c बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये हमारा c का वैल्यू क्या आ गया? 3। तो इस तरह से, और c की वैल्यू हम देख सकते हैं कि c का जो वैल्यू है 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या है? बिल्कुल 100% सही है। c बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2 to 4। तो इस तरह से हम मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहीं पे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.8।